हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन, और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैंने उस लेक्चर में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन में मैंने पूरे एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11 और क्लास 12 की वीडियो केमिस्ट्री की आपको मिलती रहेगी। तो आज हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखें, रेट ऑफ रिएक्शन जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। देखें, किसी भी रिएक्शन का क्या रेट होगा वो हम लोग को पढ़ना है। देखें, जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है वो बेसिकली निकाली जाती है मॉडरेट रिएक्शन की। किस रिएक्शन की? मॉडरेट रिएक्शन की। अगर रिएक्शन बहुत स्लो है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना कोई फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं। यानी कोई प्रोडक्ट हमको मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्ट अवेलेबल कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके रेट को कैसे चेंज करेंगे, कैसे उसके प्रोडक्ट की स्पीड को बढ़ाएंगे, इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं। और अगर कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है तो उसका हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यानी कौन सी रिएक्शन होगी जिसको हम लोग स्लो रिएक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोजन जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फास्ट रिएक्शन में क्या होता है, जितनी आयनिक रिएक्शन होती है या कह सकते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में हम लोग फास्ट रिएक्शन में आती है आयनिक रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और स्लो रिएक्शन में जैसे कोरोजन होता है, क्या होता है, कोई भी रॉड ले लें या कोई भी मेटल की रॉड ले लें, उसको हम लोग बाहर रख दें, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रख दें, उसको कोरोड बनने तक काफ़ी वक्त लगता है, देन कोरोड का फॉर्मेशन होता है। यानी बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पर्पज से इसका फ़ायदा नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग इस दोनों टाइप की रिएक्शन को हम लोग उसको मेजरमेंट नहीं करते रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मॉडरेट रिएक्शन के लिए करते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ROR कह सकते हैं, ठीक है ना, ROR। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट OR प्रोडक्ट विद टाइम। इसकी डिफिनेशन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। तो टाइम के साथ किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं या उसका जो प्रोडक्ट है उसका कैसे चेंज होता है टाइम के साथ, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या ROR कहते हैं, ठीक है ना। अब देखें, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लें कि एक कोई इक्वेशन है कि A यानी जो उसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो स्मॉल a है प्लस B गोज टू प्रोडक्ट में कोई वैल्यू लिख दे रहा हूँ C प्लस D। ये कोई रिएक्शन है, इसका हमको चेक करना है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ROR इज इक्वल टू आएगा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट OR प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन फॉर चेंज कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होगा, ROR इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है उसका या प्रोडक्ट का। इसी को हम लोग एक और फार्मूले के साथ लिख सकते हैं, देखें अगर तो ROR इज इक्वल टू क्या आएगा, दूसरा फार्मूला देखें,
डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, यानी जो टाइम टेकन होगा, टेकन टाइम होगा ना, क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो डिक्रीज होगा। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में चेंज होगा वैसे वैसे उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे एक और फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी? प्रोडक्ट की, अपॉन टाइम, है ना, या जो टाइम लगेगा उसको हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया इसका फार्मूला। आप लोग नोट करते रहें, अपने से नोट्स बनाएंगे ज़्यादा फायदा होगा, बाकी नोट्स तो हम देंगे ही, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। अब देखें, अब हमको इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको चेक करते हैं इस इक्वेशन के फॉर्म में। अब देखो हमको निकालना क्या है, इस इक्वेशन का कंसंट्रेशन के टर्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको डिटरमाइन करना है। तो देखें होगा क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो होगा क्या, देखें यहाँ पे तो जो कोफिशिएंट होता है, एक बात याद रखें, जो इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और फॉर रिएक्टेंट के लिए हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, फॉर रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, और फॉर प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन। ऐसा इसलिए करते हैं, देखें अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जबकि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0 होगी। मान ले इसकी x होगी, इसकी भी x होगी, और t इज इक्वल टू t टाइम पर क्या होगा? इसकी x माइनस समथिंग होगी, x माइनस वाई कर देते हैं, इसकी भी x माइनस वाई होगी, और इसकी क्या होगी? y होगी, इसकी भी y होगी। यानी इसकी कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज करेगी और इसकी डिक्रीज करती है। उसी जो डिक्रीज कर रहा है उसके लिए माइनस साइन, जो इंक्रीज कर रहा है उसके लिए प्लस साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या कि 1/a माइनस का साइन, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, r इज इक्वल टू माइनस का साइन 1/a, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे, डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, हो गया। इक्वल के साइन के साथ b, ये भी रिएक्टेंट है तो इसके लिए भी क्या आएगा? 1 - b डेल्टा b, यानी b की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इक्वल के साइन के साथ आगे बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, तो प्रोडक्ट के लिए क्या कहा मैंने? पॉजिटिव, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही, इसीलिए। तो क्या आएगा? 1/c पॉजिटिव के साइन के साथ डेल्टा c अपॉन डेल्टा t आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? d के लिए ये भी प्रोडक्ट है तो प्लस 1/d डेल्टा d की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा t। ये आ गया इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हमें, 2NO प्लस H2 गोज़ टू N2 प्लस 2H2O। ये एक इक्वेशन है, इसका हमको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के साइन के साथ 1/2 आएगा ना। देखिए ये स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको डिवाइड कर देते हैं जैसे यहाँ पे किया था। 1/2 क्या रिएक्टेंट है? NO, तो डेल्टा के साथ NO अपॉन डेल्टा T आएगा। दूसरे क्या आएगा? देखें इक्वल के साइन के साथ H2, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करेंगे। 2H2O तो क्या होगा? 1/2 माइनस के साइन के साथ डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T आएगा। देन उसके बाद इक्वल के साइन के साथ प्रोडक्ट की, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे 1 है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं N2 अपॉन डेल्टा T। इक्वल के साइन के साथ फिर 1/2 प्लस साइन के साथ H2O अपॉन डेल्टा T। ये ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हमसे क्वेश्चन में कह दिया जाए कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे हम लोग उसको डिनोट करेंगे। देखें डिसअपियर कौन होगा, यानी जो धीरे धीरे खत्म होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो होगी वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगी, यानी धीरे धीरे डिसअपियर होती जाएगी। हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग स्टोइमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद टाइम के रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उसी को हम लोग डिसअपियरेंस कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक और लिखूँ, बी का भी लिखूँ, तो क्या आएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। एक और आता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस यानी कौन अपीयर होगा, धीरे धीरे ये वाली कंसंट्रेशन यानी जो डी की कंसंट्रेशन है वो अपीयर होगी। तो क्या होगा, डी की होगी या सी की होगी, दोनों हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो सी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ भी स्टोइमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करेंगे, ना साइन का यूज़ करेंगे। अगर साइन को थोड़ा सा, क्योंकि जब डिसअपियरेंस आ गया तो साफ साफ कह दिया गया कि डिसअपियर हो रहा है, और हम लोग माइनस का साइन इसलिए शो करते थे ताकि पता चले कि डिसअपियर शो कर रहे हैं या अपीयरेंस शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसके लिए ज़्यादा दिक्कत होगी तो मॉड का वर्ड यूज़ कर देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो मॉड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और आएगा डी के लिए, तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कि इस क्वेश्चन में अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, देखें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या है, यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी जो कंसंट्रेशन है बेसिकली हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, लीटर, या हम लोग ऐसे कर ले कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही होगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, अपॉन में क्या आएगा, टाइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, या ऐसे भी लिख दें मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। तो ये यूनिट आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट। तो हम लोग, या अगर ऐसे भी लिखा हो कि मोल पर लीटर पर टाइम, क्या कि यहाँ पे टाइम है तो टाइम को सेकंड में ले लें या मिनट में ले लें या आवर में ले लें, किसी में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात याद रखें, अगर रिएक्टेंट या रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है अगर वो गैसियस स्टेट में होगा तो जो उसकी यूनिट होगी ROR की, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फॉर गैस क्या होगा, ATM पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आएगी यूनिट, ATM पर सेकेंड, ठीक है ना। क्योंकि जब कंसंट्रेट जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वहाँ पे उसका हम लोग फिर प्रेशर उसका मेन इफेक्टिव फैक्टर होता है, तो यहाँ पे उसकी जो यूनिट हो जाती है ATM पर सेकेंड, या ATM हम लोग और लिख सकते हैं ATM पर मिनट, ठीक है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद समझते हैं, ठीक है। A+2B goes to 3C + 2D, the change in concentration of D is 0.4 mole per liter per second. Calculate the change in rate of reaction of A, B and C. हमको D की, यानी जो D है उसका चेंज इन कंसंट्रेशन दिया है और हमको कैलकुलेट करना है ROR फॉर A, B, C के लिए। तो पहले उसका कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ROR कैसे निकालते हैं, पहले उसको देखें। तो यहाँ पे क्या है, A, तो हम लोग कह सकते हैं डेल्टा A अपॉन डेल्टा T माइनस के साइन के साथ 1/2 माइनस के साइन के साथ डेल्टा B अपॉन डेल्टा T गोज टू, यहाँ पे क्या आएगा +3 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और क्या आएगा यहाँ पे देखें
प्लस के साइन के साथ 1/2 और डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी बाई डेल्टा टी की वैल्यू जो गिवन है 0.4। क्या गिवन है? 0.4 गिवन है क्वेश्चन में। देखें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है। अब हमको निकालना, पहले निकाल लें 2D के लिए। तो 2D के लिए क्या आएगी, इसको आगे प्रोसीड करें तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 1/2, साइन को छोड़ दें, 1/2। अब देखें और क्या आएगा, 1/2 डेल्टा डी अपान डेल्टा टी आएगा। अब देखें डेल्टा डी अपान डेल्टा टी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.4 इंटू 1/2, ये 1/2 है। इसको कट कर दें तो क्या आएगा, 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया ROR फॉर 2D के लिए, है ना। अब यहाँ पे देखें ए के लिए क्या आएगा, तो डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। इधर देखें डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इक्वल है 1/2 डेल्टा डी अपान डेल्टा टी के लिए, है ना। किसके लिए है, 1/2 डेल्टा डी अपान डेल्टा टी के लिए। तो क्या रखें, 1/2 डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। अच्छा यहाँ पे देखें 1/2 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई है, 0.2। तो हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं, आ जाएगी वैल्यू 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आ गई। देखिए बहुत इजी होता है क्वेश्चन, बहुत इजी। अब देखें तीसरा क्या है, 2B के लिए निकालें। पहले उसको रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा, 1/2 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इक्वल किसके है, जिसकी वैल्यू गिवन होगी उसी को लेके चलेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसकी वैल्यू गिवन है तो इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बार बार रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। अब देखें डेल्टा डी अपान डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, देखें इसकी वैल्यू। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, या अगर मैं डेल्टा डी बाई डेल्टा टी की वैल्यू लिखूँ या इसकी पूरी की वैल्यू लिखूँगा तो 0.2 आएगा। अगर सिर्फ डेल्टा डी बाई डेल्टा टी की वैल्यू लिखूँगा तो क्या आएगी, 0.4, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है ना। देखें क्या होगा, तो 1/2 को ऐसे रहने दें, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इक्वल है 1/2 की रख देता हूँ सीधे सीधे। क्या आएगा 1/2 की, देखें आ जाएगा 0.2 आएगा। अब इसको मैं इस 1/2 को इस साइड लेके जाऊं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, देखें डेल्टा बी है, सॉरी, वैल्यू क्या आएगी, देखें 2 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगी। अब लास्ट वाला देखते हैं 3C के लिए इसका रिप्रेजेंट कैसे होगा, 3C डेल्टा सी अपान डेल्टा टी इक्वल किसके है, 1/2 डेल्टा डी अपान डेल्टा टी, है ना। तो 1/2 डेल्टा डी डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो क्या आएगी, 1/3 को रहने देते हैं, 1/3 डेल्टा सी अपान डेल्टा टी इक्वल टू है 0.2। इसको इधर लेके जाएं तो क्या आएगा, डेल्टा सी अपान डेल्टा टी इक्वल हो जाएगा 0.6 आएगा, 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसकी ये इक्वेशन बहुत ही इजी था, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कर देंगे जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद जिसकी वैल्यू कैलकुलेट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देन उसी को इक्वल करते करते हम लोग सबकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका और उसकी यूनिट को बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।